हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टॉक इनिग्मा के अगले वीडियो में। आज के मुख्य आकर्षण इस प्रकार हैं। अदानी विल्मा का आईपीओ 1.13 गुना सब्सक्राइब हुआ। मान्यवर आईपीओ खुलने की तारीख 4 फरवरी 2022 है। तिमाही परिणाम में दिसंबर तिमाही में बिरला सॉफ्ट का शुद्ध लाभ 18.2% उछलकर 114 करोड़ रुपये रहा। कैनरा बैंक तीसरी तिमाही के परिणाम कम प्रावधान से शुद्ध लाभ 2 गुना से अधिक बढ़ गया। कोफॉर्ज Q3 का समेकित शुद्ध लाभ 50% से अधिक बढ़कर 184 करोड़ रुपये हो गया। कोलगेट पामोलिव इंडिया का शुद्ध लाभ 1.6% बढ़कर 252.3 करोड़ रुपये हुआ। पीएनबी Q3 परिणाम लाभ 1126.78 करोड़ रुपये, नी घटकर 7803.2 करोड़ रुपये। आरबीएल बैंक Q3 शुद्ध 17% फिसला, शुद्ध ब्याज आय 0.10% बढ़कर रु 1010 करोड़। निराशाजनक तीसरी तिमाही के नतीजों से टोरेंट फार्मा 14% गिरा। पहले बात करते हैं आज के बाजार की। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 77 अंक या 0.13% गिरकर 57,200 पर बंद हुआ, जबकि व्यापक एनएसई निफ्टी 8 अंक या 0.05% की गिरावट के साथ 17,102 पर बंद हुआ। मिड और स्मॉल कैप शेयर सकारात्मक क्षेत्र में समाप्त हुए क्योंकि निफ्टी मिड कैप्स और इंडेक्स 1.50% और निफ्टी स्मॉल कैप्स और इंडेक्स 0.95% की तेजी के साथ बंद हुए। स्टॉक विशिष्ट मोर्चे पर मारुति सुजुकी इंडिया निफ्टी में शीर्ष पर रही, क्योंकि स्टॉक 3.21% टूटकर 8,537.15 रुपये पर आ गया। टेक महिंद्रा, पावरग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक और हीरो मोटोकॉर्प भी पिछड़ गए। इसके विपरीत एनटीपीसी, यूपीएल लिमिटेड, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंडसइंड बैंक लाभ पाने वालों में से थे। बीएसई के 30 शेयरों वाले प्लेटफॉर्म पर मारुति, टेकेम, पावरग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई ने अपने शेयरों में 2.99% की गिरावट दर्ज की। एनटीपीसी, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो, आईटीसी और भारती एयरटेल लाभ पाने वालों में से थे। अब बात करते हैं कल सब्सक्रिप्शन के लिए खुले आईपीओ की। अदानी विल्मा का आईपीओ 1.13 गुना सब्सक्राइब हुआ। 28 जनवरी 2022 तक पब्लिक इश्यू खुदरा श्रेणी में 1.85 गुना, क्यूआईबी में 0.39 गुना और एनआईआई श्रेणी में 0.88 गुना सब्सक्राइब हुआ। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस 0.39, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स 0.88, रिटेल इन्वेस्टर्स 1.85, एम्प्लॉइज 0.18, अदर्स 0.87, टोटल 1.13। अदानी विल्मा का ग्रे मार्केट प्रीमियम अनुमानित लिस्टिंग मूल्य 272 आपने सब्सक्रिप्शन कीमत से 18.26% ऊपर 28 जनवरी 2022 अपराह्न 1 बजे तक है। इस आईपीओ के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आप बात मान्यवर आईपीओ की। मान्यवर आईपीओ खोलने की तारीख 4 फरवरी 2022 है और अंतिम तिथि 8 फरवरी 2022 है। यह मुद्दा 16 फरवरी 2022 को सूचीबद्ध हो सकता है। हम आने वाले वीडियो में इस आईपीओ के बारे में विवरण साझा करेंगे। शेयर बाजार के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिसंबर तिमाही में बिरला सॉफ्ट का शुद्ध लाभ 18.2% उछलकर 114 करोड़ रुपये रहा। $2.4 बिलियन के डाइवर्सिफाइड सीके बिरला ग्रुप का हिस्सा बिरला सॉफ्ट ने गुरुवार को दिसंबर 2021 तिमाही के लिए समेकित शुद्ध लाभ में 18.2% की बढ़ोतरी के साथ 114 करोड़ रुपये की छलांग लगाई। दिसंबर 2021 की तिमाही में परिचालन से राजस्व 21.7% बढ़कर 1071.9 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले की तिमाही में यह 880.8 करोड़ रुपये था। कपूर ने कहा कि इस तिमाही में कंपनी ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिवर्तन सेवाओं के साल दर साल राजस्व में अच्छी वृद्धि देखी है, जो 31% और क्लाउड और बेस सेवाओं में 29.2% की वृद्धि हुई है। कंपनी ने तिमाही के दौरान कुल अनुबंध मूल्य टीसीवी में 182 मिलियन अमरीकी डॉलर के सौदों पर हस्ताक्षर किए। इसके सक्रिय ग्राहकों की संख्या 285 थी। डॉलर के संदर्भ में कंपनी का शुद्ध लाभ 16.6% बढ़कर 15.2 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जबकि राजस्व दिसंबर 2021 की तिमाही में एक साल पहले की अवधि से 20.1% बढ़कर 143.3 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। दिसंबर 2021 के अंत में बिरला सॉफ्ट का हेडकाउंट 11,945 था, जिसमें साल दर साल आधार पर 1,546 पेशेवर शामिल थे। दिसंबर 2021 तिमाही में एट्रिशन रेट 31.4% था, जो दूसरी तिमाही में 24.2% और दिसंबर 2020 तिमाही में 10.9% था। कैनरा बैंक तीसरी तिमाही के परिणाम कम प्रावधान से शुद्ध लाभ 2 गुना से अधिक बढ़ गया।
कुल प्रावधानों में गिरावट और फंसे कर्ज से उबरने से सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक को दिसंबर तिमाही में अपने शुद्ध लाभ को दोगुना से अधिक 1502 करोड़ रुपए करने में मदद मिली, जबकि ताज़ा खराब कर्ज के प्रावधान में मामूली वृद्धि हुई। मुनाफे का एक प्रमुख मानदंड शुद्ध ब्याज मार्जिन दिसंबर तिमाही में बढ़कर 2.83% हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 2.72% था। बैंक की शुद्ध ब्याज आय सालाना आधार पर 14% बढ़कर 6,946 करोड़ रुपए हो गई। प्रबंध निदेशक एल.वी. प्रभाकर ने आगे चलकर परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार पर भरोसा जताया, क्योंकि तनावग्रस्त ऋण कुल पोर्टफोलियो का केवल 1.76% है। एक साल पहले की अवधि में स्ट्रेस लोन कुल पोर्टफोलियो का 3.63% था। बैंक ने दिसंबर तिमाही में खराब ऋणों के साथ साथ बट्टे खाते में डाले गए खातों से 2,784 करोड़ रुपए की वसूली की, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 2,893 करोड़ रुपए थी। बैंक का परिचालन लाभ 10% बढ़कर 5,803 करोड़ रुपए हो गया, जो इसी अवधि में 5,267 करोड़ रुपए था, जबकि कुल प्रावधान 4,210 करोड़ रुपए से 47% घटकर 2,245 करोड़ रुपए हो गया, जिससे शुद्ध लाभ में तेज वृद्धि हुई। 2020 में इसी तिमाही में 2,658 करोड़ रुपए के मुकाबले खराब ऋणों को कवर करने के प्रावधान 2,705 करोड़ रुपए थे। कोफॉर्ज Q3 का समेकित शुद्ध लाभ 50% से अधिक बढ़कर 184 करोड़ रुपए हो गया। आईटी फर्म कोफॉर्ज लिमिटेड, पूर्व में एनआईटी टेक्नोलॉजीज ने गुरुवार को दिसंबर तिमाही 2021-22 के लिए समेकित शुद्ध लाभ में 50% से अधिक 183.7 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की और अपने वार्षिक राजस्व वृद्धि दृष्टिकोण को संशोधित कर लगभग 37% कर दिया। कंपनी ने एक साल पहले की अवधि में 122 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। समीक्षाधीन तिमाही में परिचालन से राजस्व बढ़कर 1,658.1 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले की अवधि में 1,190.6 करोड़ रुपए था। क्रमिक आधार पर कोफॉर्ज का शुद्ध लाभ सितंबर 2021 तिमाही में 146.7 करोड़ रुपए से 25.2% अधिक था, जबकि परिचालन से राजस्व 1,569.4 करोड़ रुपए से 5.7% अधिक था। फर्म ने अपने वार्षिक राजस्व मार्गदर्शन को संशोधित किया है और निरंतर मुद्रा के संदर्भ में समेकित राजस्व लगभग 37% बढ़ने की उम्मीद है। यह पिछले वर्ष की तुलना में समायोजित EBITDA लगभग 44% बढ़ने की उम्मीद करता है। बोर्ड ने प्रति शेयर 13 रुपये के अंतरिम लाभांश की सिफारिश की है, और इस भुगतान की रिकॉर्ड तिथि 8 फरवरी 2022 होगी। अगले 12 महीनों में कोफॉर्ज की कुल ऑर्डर बुक निष्पादन योग्य $701 मिलियन थी, जबकि इसके ऑर्डर की मात्रा $247 मिलियन थी। कंपनी ने तिमाही के दौरान 13 नए ग्राहक जोड़े। कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 1,344 से बढ़कर 22,130 हो गई, और इसकी नौकरी छोड़ने की दर 16.3% थी। कोलगेट पामोलिव इंडिया का शुद्ध लाभ 1.6% बढ़कर 252.3 करोड़ रुपए हुआ। एफएमसीजी प्रमुख कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड ने गुरुवार को दिसंबर 2021 को समाप्त तीसरी तिमाही के लिए अपने शुद्ध लाभ में 1.6% की वृद्धि के साथ 252.33 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी ने 248.36 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। अक्टूबर दिसंबर 2021 के दौरान परिचालन से इसका राजस्व 3.84% बढ़कर 1,271.29 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले की अवधि में 1,224.21 करोड़ रुपए था। दिसंबर 2021 की तिमाही में कुल खर्च 945 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले के 908.77 करोड़ रुपए की तुलना में 3.98% अधिक है। पीएनबी तिमाही के परिणाम, लाभ 1,126.78 करोड़ रुपए, नी घटकर 7,803.2 करोड़ रुपए। पीएनबी की शुद्ध ब्याज आय में साल दर साल आधार पर 6.1% की गिरावट देखी गई, 7,803.2 करोड़ रुपए बनाम Q3 FY21 के दौरान 8,313.2 करोड़। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने आज दिसंबर में समाप्त तीसरी तिमाही के लिए स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ में 2 गुना उछाल 1,126.78 करोड़ रुपए दर्ज किया। हालांकि शुद्ध ब्याज आय में साल दर साल आधार पर 6.1% की गिरावट देखी गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 7,803.2 करोड़ रुपए बनाम 8,313.2 करोड़ रुपए थी। पीएनबी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि अक्टूबर दिसंबर 2021 के दौरान पीएनबी की कुल आय भी घटकर 22,026.02 करोड़ रुपए बनाम एक साल पहले की अवधि में 23,298.53 करोड़, जबकि सकल एनपीए 2.7% बढ़कर 97,258.7 करोड़ रुपए हो गया, जबकि शुद्ध एनपीए में 8.3% सुधार से 3,69,334 करोड़ रुपए हो गया।
कर और आकस्मिकताओं के अलावा अन्य प्रावधान एक साल पहले की अवधि के 5,175.99 करोड़ रुपए से घटकर 3,353.55 करोड़ रुपए रह गए। बेसल 3 के अनुसार पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात CRAR दिसंबर 2021 तिमाही के अंत में बढ़कर 14.91% हो गया। इसमें से 10.99% रहा। समेकित आधार पर बैंक ने नवीनतम तिमाही के दौरान 1,150.49 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में 585.77 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। निराशाजनक तीसरी तिमाही के नतीजों से टोरेंट फार्मा 14% गिरा। Q3 FY22 में ब्याज कर और मूल्यह्रास और परिशोधन EBITDA मार्जिन से पहले की कमाई 490 बेसिस पॉइंट्स घटकर 25.5% हो गई, जो असमय मूल्य क्षरण से प्रेरित थी। प्रबंधन ने कहा कि महामारी के कारण अमेरिकी सुविधाओं के पुनर्निरीक्षण में लंबे समय तक देरी के कारण, अनुमानित मूल्य दबाव से अधिक होने के कारण, कंपनी का अमेरिकी कारोबार इस तिमाही के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। हमने लागत अनुकूलन उपायों की शुरुआत की है जो हमें आगामी तिमाहियों में मार्जिन के संबंध में ट्रैक पर वापस लाने में मदद करनी चाहिए। प्रबंधन ने कहा कि हमारा भारत का कारोबार तिमाही के दौरान बाजार की वृद्धि की तुलना में काफी अधिक देने के साथ मजबूत स्थिति में बना हुआ है। घरेलू फॉर्मुलेशन कारोबार में सालाना आधार पर 15% की वृद्धि के साथ 1,072 करोड़ रुपए तक राजस्व 5.7% बढ़कर 2,108 करोड़ रुपए हो गया। बेस बिजनेस में कीमतों में गिरावट और सुविधाओं के लंबित पुनः निरीक्षण के बीच नई मंजूरी की कमी के कारण अमेरिका में साल दर साल 19.5% की गिरावट से इसकी भरपाई हुई। जर्मनी का कारोबार साल दर साल 10.6% की गिरावट के साथ 237 करोड़ रुपए पर आ गया, जो मुख्य रूप से बाजार में सुस्त विकास और टेंडर सेगमेंट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा से प्रभावित हुआ। आरबीएल बैंक तीसरी तिमाही के परिणाम, शुद्ध ब्याज आय 0.10% बढ़कर रु 1,010 करोड़। निजी क्षेत्र के ऋणदाता आरबीएल बैंक ने गुरुवार को धीमी ऋण वृद्धि और परिचालन व्यय में वृद्धि के कारण दिसंबर तिमाही में 17.20% की गिरावट के साथ 121.61 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की। अंतरिम मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक राजीव आहूजा ने कहा कि व्यवसायों में प्रदर्शन अच्छा दिख रहा है और वित्त वर्ष 22 की चौथी तिमाही और आने वाले समय में यह बेहतर प्रदर्शन देगा। खुदरा अग्रिमों में 6% की गिरावट और थोक अग्रिमों में 16% की वृद्धि के साथ बैंक ने 3% की समग्र ऋण वृद्धि दर्ज की। शुद्ध ब्याज आय 0.10% बढ़कर 1,010 करोड़ रुपए हो गई, जो शुद्ध ब्याज मार्जिन में 0.15% की वृद्धि के साथ 4.34% और अग्रिम वृद्धि थी। अन्य आय एक साल पहले की अवधि के 570 करोड़ रुपए से बढ़कर 620 करोड़ रुपए हो गई। परिचालन खर्च 44% बढ़कर 1,460 करोड़ रुपए हो गया, जिससे तिमाही के मुनाफे पर असर पड़ा। प्रबंधन ने इसके लिए क्रेडिट कार्ड की रिकॉर्ड बिक्री, शाखा विस्तार और प्रौद्योगिकी पर खर्च में बढ़ोतरी के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया। बैंक ने रिकॉर्ड 6 लाख कार्ड बेचे तथा सितंबर के बाद से 90 शाखाएं जोड़ी गईं। बैंक ने वित्त वर्ष 2012 के लिए 5 से 7% ऋण वृद्धि मार्गदर्शन भी बनाए रखा और कहा कि अगले 3 वित्त वर्ष में यह उद्योग की तुलना में तेजी से बढ़ेगा। आहूजा ने कहा कि बैंक की कुल पूंजी पर्याप्तता 16.6% है, जिसमें कोर टियर अनुपात 15.8% है। बेंचमार्क पर 1% की गिरावट के मुकाबले इसका शेयर बीएसई पर कमाई की घोषणा से पहले 6.42% बढ़कर 153.25 रुपये पर बंद हुआ।